अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। तो चले हम देखते हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाता है और डाटा ऑर्गेनाइजेशन की बायोलॉजिकल जो मेथड है उसके अंदर कितनी इम्पोर्टेंस है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। डाटा क्या होता है? डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन such as names, dates, values made from observation and experiments। observations और experiments के से जो हमें हासिल होते हैं नेम्स होते हैं, डिफरेंट डेट्स पे जो हम एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन करते हैं, या वैल्यूज़ होती हैं हम जो उसकी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उससे जो हमें वैल्यूज़ हासिल करते हैं उनको जो हम लिखते हैं वो वैल्यूज़, इन सब को क्या कहते हैं? डाटा। तो इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। तो हाइपोथेसिस बनाने के लिए हमने जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की बात की थी तो उस वक्त भी हमने ये देखा था कि जो एक साइंटिस्ट होता है वो अपने नॉलेज, अपने डाटा को, अपने नॉलेज को और जो दूसरों के उसने ऑब्जर्वेशन से नॉलेज हासिल किया होता है उसको क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है ताकि उससे एक अपना हाइपोथेसिस बना सके। तो इसके बाद प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड। तो जो एक एक्सपेरिमेंट करने लगा है साइंटिस्ट, तो उससे जो उसको डाटा हासिल होगा तो वो उसको किस तरह से कलेक्ट करेगा, तो उसका मेथड क्या होगा, ये एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसको पता होना चाहिए कि जो इस एक्सपेरिमेंट से मैं डाटा हासिल करूँगा उसको किस तरह से हासिल करूँगा, जो उसको बाद में मैं किस तरह से डिस्क्राइब कर सकूँगा। तो जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है इट एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द डिफरेंट फॉर्मेट्स। डाटा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फॉर्मेट्स में होती है, लाइक ग्राफिक्स, उसके ग्राफ्स बनाए जाते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, मैप्स और डायग्राम्स बनाए जाती हैं कि जो डाटा हमें हासिल होता है उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि हम उसको ईज़िली एनालाइज कर सकें, उसका तज्ज़िया कर सकें। तो ये था डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं डाटा एनालिसिस को। डाटा एनालिसिस में क्या होता है? डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो डाटा एनालिसिस है ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम हाइपोथेसिस को या प्रूव कर सकें या डिसप्रूव कर सकें एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद। It is done through the application of statistical methods, means ratios और proportion को इस्तेमाल करते हुए हम जो डाटा है उसको एनालिसिस करते हैं। तो इससे पहले कि हम देखें कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा है उसका एनालिसिस किस तरह किया जाता है, उसे हमें ये पता होना चाहिए जो रेशोज़ क्या होती है और प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। चले हम इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। When a relation between two numbers a and b is expressed in the terms of quotient a over b, it is called the ratio of one number to the other। तो जब दो हमारे पास नंबर होते हैं a और b, इसको क्वोशंट की फॉर्म्स में लिख दिया जाता है तो हम इसको कहते हैं रेशो ऑफ वन नंबर टू अदर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक वाला जो नंबर है उसका दूसरे नंबर के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो इसको हम कहते हैं रेशो। तो इसको अगर आप लोगों ने इसके बारे में मैथ में भी पढ़ा होगा कि ये वाला जो नंबर है अगर इसको बढ़ाएंगे, बी को बढ़ाएंगे या ए को बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से दूसरा नंबर चेंज होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 है और ये 10 है तो इसको अगर हम करते हैं 12 तो ये 6 होगा। इनकी आपस में इस तरह से रेशो होती है। तो जो दो नंबर्स के दरमियान में रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं, जब हम उसको क्वोशंट की फॉर्म में लिखते हैं, ए ओवर बी की फॉर्म में लिखते हैं।
रेशियो may be expressed by putting a division or colon mark between the टू नंबर, दो नंबर के दरमियान में डिवीज़न या कॉलन का मार्क लगा के भी हम रेशो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेशो between 50 malarial patient and 150 normal persons is 1:3। तो इस तरह से हम एक रेशो बनाते हैं कि अगर हम 200 बंदे की बात करें, उसमें से 50 जो लोग हैं वो मलेरियल पेशेंट्स हैं और जो 150 हैं और वो नॉर्मल पर्सनस हैं। तो अगर हम इनकी रेशो निकालेंगे तो वो हमारे पास 1:3 होगी। तो इसके बाद हम प्रोपोर्शंस को देख लेते हैं। प्रोपोर्शंस मीन टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज़ बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी के साइन से जब हम दो रेशोज़ को ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रेशो है A/B और दूसरी रेशो है C/D। जब हम इन दो रेशोज़ को इक्वलिटी के साइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। ये दो रेशोज़ के दरमियान क्या है, प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन को उर्दू में कहते हैं तनासुब। प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज A/B। ये हम जो प्रोपोर्शन है इक्वलिटी की जगह पे हम ये 4 डॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन 3 वैल्यूज़ इन आ प्रोपोर्शंस आर नोन, द फोर्थ वन x कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर हमारे पास ये 3 जो वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई 3 वैल्यू अगर हमें मालूम होगी तो चौथे वाली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक केमिकल फार्मूला की मदद से। उसको हम अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्थी स्पैरोज। तो इसके देख लें। इन एन एक्सपेरिमेंट, इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ही नोटेड दैट व्हेन ही अलाउड मॉस्किटोज टू बाइट 20 स्पैरोज। तो जब 20 जो स्पैरोज थी उनको अलाउ किया, उनके ऊपर जो मॉस्किटो है उसको अलाउ किया गया, जो वो वाला मॉस्किटो जिसके अंदर मलेरिया के जरासीम जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं वो मौजूद थे, जब उनको अलाउ किया गया कि वो बाइट करें हेल्थी स्पैरोज़ को, तो इन 20 जो स्पैरोज़ थी उनमें से जो 14 थी उनको मलेरिया हो गया था। तो हम इसमें प्रोपोर्शंस के रूल को इस्तेमाल करते हैं। हमें हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली क्या है कि अगर 100 हेल्थी स्पैरोज़ को बाइट करवाया जाए तो कितनी स्पैरोज़ हैं जिनको मलेरिया होगा। इसके साथ साथ हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट भी मौजूद है जिसके अंदर जो 20 स्पैरोज़ हैं उनको अगर बाइट करवाया गया तो उसमें से 14 को मलेरिया हो गया। अब हम इसको लिखते हैं प्रोपोर्शन की फॉर्म में। एक रेशो हमारे पास ये 20 और 14 की है, दूसरी हमारे पास रेशो है 100 × x। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो डाटा एनालिसिस हम इस तरह से करेंगे। फर्स्ट रेशो हमारे पास है 14 × 20 और दूसरी रेशो हमारे पास है x × 100। तो इसको जब हम इसको प्रोपोर्शन को अप्लाई करेंगे तो हम इसको दो रेशोज़ को जब ज्वाइन कर देंगे तो ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में आ जाएंगे, फर्स्ट रेशो इक्वल टू सेकंड रेशो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो प्रोपोर्शन का साइन है दिस इज़ आल्सो इक्वल टू द साइन ऑफ इक्वलिटी। तो जो हमारे पास ये रेशोज़ के कॉलन का साइन है इसको हम कोशेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x/100 14/20। तो इस तरह से जब हम इनको लिखते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशन की फॉर्म ये बन जाती है। जब हम इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 100 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है जो एक हमारे पास नंबर डिवाइड हो रहा होता है, जब हम उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो जब हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है। उसके बाद हमने क्योंकि x को कैलकुलेट करना है तो हम 20 को इधर ले जाएंगे, जो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास x = 70 आ जाएगा। x किसके इक्वल होगा, 70 के इक्वल होगा। इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। जो 70 हैं स्पैरोज जो 100 को बाइट करवाया था उनमें से जो 70 हैं उनको मलेरिया हो गया था।
Statics are the means of summarizing data through the calculation of mean value. This step is very important and it transfers the raw data into information which can be used to summarize and रिपोर्ट्स रिजल्ट्स। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। जो स्टैटिक्स है, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हम इसके अंदर करते हैं। तो जिसके अंदर हम जो रॉ डाटा होता है उसको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज कर देते हैं, जो कि बाद में हम उस डाटा उसको समराइज़ और रिपोर्ट्स रिज़ल्ट्स को समराइज़ और रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन तक, जो कि हमारा आखिरी लेसन होगा इस चैप्टर का, और उसके अंदर इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गुड लक। अस्सलाम वालेकुम।